नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर मैं आपके बीच इनकम फ्रॉम सैलरी का एक पर्टिकुलर पोर्शन लेकर आया हूँ। आज हम देखेंगे मकान किराया भत्ता की गणना कि मकान किराया भत्ता क्या होता है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मकान किराया भत्ता प्रत्येक कर्मचारी को इसकी पात्रता होती है, चाहे वह अपने स्वयं के मकान में रहता हो या वह किराए से मकान लेकर रहता हो। यदि एक व्यक्ति किराए से लेकर मकान में रहता है और मकान किराया भत्ता प्राप्त करता है, तो उस स्थिति में जो वह किराया चुकाता है और जो वह प्राप्त करता है, दोनों के में जो अंतर की राशि होगी वो कर योग्य होगी, जिसे भी हम रियायती दर पर मकान किराया भत्ता के रूप में देखेंगे। यदि एक व्यक्ति स्वयं के मकान पर रहता है और वह मकान किराया भत्ता प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण राशि कर योग्य होती है। तो आइए हम इसे क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। दो भाग में इसको बांटा गया है मकान किराया भत्ता की गणना को, एक मेट्रो सिटीज के रूप में और दूसरा नॉन मेट्रो सिटीज के रूप में। मेट्रो सिटीज दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। यहाँ पर मकान किराया भत्ता का गणना करते समय हम निम्न चीजों को लेते हैं। वास्तविक प्राप्त भत्ता कितना है, वेतन का 50% या 1/2। तीसरा, वेतन के 10% से अधिक उचित किराया, फेयर रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। मतलब एक्चुअल रेंट इन द सेंस जो ये 10% निकाल रहे हैं वो फेयर रेंट ये 10% माइनस एक्चुअल रेंट जो उस मकान के लिए पे कर रहे हैं। जो सबसे कम होता है वो कर मुक्त होता है। अर्थात कर योग्य बराबर कर मुक्त मीन्स टैक्स फ्री। इट मीन्स इसका मतलब टैक्सेबल किसको बोलेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस टैक्स फ्री अमाउंट। जब हम गैर महानगरों के बारे में बात करते हैं तो सभी बातें सामान्य होती हैं, जैसे वास्तविक प्राप्त भत्ता है। वेतन का जो हमने यहाँ 50% लिया है, वह हम यहाँ पर वेतन का 40% अर्थात 2/5 भाग लेते हैं। वेतन के 10% से अधिक उचित किराया, तो वेतन का 10 उचित किराया माइनस वेतन का 10% जब हम चुका देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है, जो तीनों में कम होता है वह कर मुक्त होता है। इस प्रकार इस दशा में भी कर योग्य बराबर वास्तविक प्राप्त राशि माइनस कर मुक्त राशि। वेतन निर्धारण करते समय वेतन से तात्पर्य एचआरए, जब हम मकान किराया भत्ता की गणना करते हैं तो वेतन किसे माना जाता है, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार प्लस बिक्री पर कमीशन। यहाँ पर बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल। केवल कमीशन दिया रहेगा तो नहीं लेंगे, कमीशन ऑन सेल देगा तभी लेंगे। डीए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन होगा तभी एचआरए की गणना में शामिल की जाती है। अब डीए महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार है कि नहीं, उसकी पहचान 3 बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है, तीनों में से कोई भी चीज दिया हो तो। पहला है सेवा शर्त शब्द का उल्लेख हो तब, इफ रिटन इन द क्वेश्चंस एज इन टर्म्स ऑफ कंडीशन। दूसरा, महंगाई वेतन डियरनेस पे लिखा हो तब हम भत्ता के स्थान पर वेतन लिखे होने पर सेवा शर्त के अनुसार मानते हैं। तीसरा, यदि प्रोविडेंट फंड में इसका अंशदान घटता हो डीए का, तो हम डीए को इन टर्म्स ऑफ कंडीशन मानते हैं। इस प्रकार से 3 अवस्थाओं में एचआरए हम उसको मानकर चलते हैं। आइए तो इसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से भी देखते हैं। मिस्टर प्रसंग एक निजी कंपनी में 70,000 रुपये प्रति माह वेतन पर कार्यरत है। उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह महंगाई वेतन तथा 10,000 वार्षिक कमीशन गत वर्ष में मिला है। मकान किराया भत्ता के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। उन्होंने मकान हेतु 2,500 रुपये प्रति माह की दर से किराए का भुगतान किया है। कर मुक्त मकान किराए भत्ते की राशि की गणना कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ
हाउस रेंट अलाउंस, जिसे हम HRA भी कहते हैं। मकान किराया भत्ता की गणना। सबसे पहले एक्चुअल अलाउंस रिसीव कितना है, दूसरा हम देखेंगे 10% एक्सेस ओवर फेयर रेंट, 10% से अधिक उचित किराया, और तीसरा हम लिखेंगे, चूंकि ये दिल्ली कलकत्ता बम्बई मद्रास नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे 2/5 या 40% ऑफ सैलरी, और यही मेट्रो सिटीज होता तो हम लेते 1/2। अब देखिए, अब देखते हैं सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस DA इन टर्म्स प्लस कमीशन। कमीशन ऑन सेल्स, बेसिक पे आपका है 70,000 इंटू 12, ये हो गया 8,40,000 प्लस DA इन टर्म्स ऑफ कंडीशन है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर महंगाई वेतन शब्द दिया है, वो आपका कितना है 6,000 इंटू 12 82,000 प्लस कमीशन ऑन सेल नहीं दिया है। क्वेश्चन में जो आपको दिया है वो कमीशन है, कमीशन ऑन सेल नहीं है। इस प्रकार से हमको केवल ये 2 आइटम दिया है, तो हम ये 2 आइटम को ले लेंगे। 2 आइटम का टोटल हो रहा है 8,40,000 प्लस 12 छक्का 72, ये हुआ आपका 9,12,000। अब यहाँ क्या लिखा है 10% एक्सेस, यहाँ लिखा है आपका 10% एक्सेस, इसका 10% बोल रहा है ये, तो इसका 10% आपका हुआ 91,200 ओवर फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है देखिए 2,500 रुपये प्रति माह के दर से किराया चुकाता है, तो फेयर रेंट हमारा कितना हुआ देखिए, फेयर रेंट हुआ हमारा, फेयर रेंट हुआ हमारा, फेयर रेंट 2,500 इंटू 12 दैट इज 30,000। जब हम उसे इस फार्मूला में बैठा रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है 2,000 रुपया, तो एक्चुअल रेंट रिसीव है 2,000 इंटू 12, इस प्रकार से 24,000 प्राप्त हुआ। फेयर रेंट है 30,000 माइनस नॉर्मल रेंट है 91,200, ये कॉलम 0 हो गया। 91,200 ये 9,12,000 का 2/5 40% इस कॉलम में लिखेंगे।
का 40%, ये आपका आया 36, 364, 800। इस प्रकार से जो तीनों में कम हो वो कर मुक्त होता है। विच एवर इज लेस इज टैक्स फ्री। Therefore, taxable is actual received minus टैक्स फ्री। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक्चुअल रिसीव है 24,000, टैक्स फ्री है नील, जीरो। कैसे? यहाँ देखिए आप कैसे, यहाँ देखिए ये आपका ये 24,000 हमको मिला। ये देखिए ये फिगर माइनस ये फिगर, तो ये जीरो, माइनस में कभी नहीं आता वैल्यू। और ये तो तीनों में कम कौन सा है? ये जीरो कम है। वास्तविक प्राप्त कितना है? इतना है। तो 24,000 माइनस जीरो इक्वल्स टू 24,000। ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल हो जाएगा, और जो टैक्स फ्री होगा, जो इस क्वेश्चन में पूछा है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, टैक्स फ्री नील होगा, टैक्स फ्री जीरो होगा, क्योंकि सबसे कम जीरो है। समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार आपको फटाफट रिकॉल करवा रहा हूँ मैं। देखिए हमने गणना किया एक्चुअल अलाउंस रिसीव 2000 इंटू 12 24,000। उसके बाद दूसरा दिया 10% एक्सेस ओवर फेयर रेंट, तो फेयर रेंट हमारा 9,12,000 था, उसको हमने 10% लिया 91,200। फेयर रेंट एक्चुअल रेंट आपको 30,000 रुपये दिया है, माइनस में फिगर नहीं आता है, जीरो आया। इस कॉलम का आपका 36, 364, 800 आया। इस प्रकार से तीनों में सबसे कम जीरो है, तो जीरो टैक्स फ्री होगा। अब टैक्सेबल क्या होगा? एक्चुअल रिसीव माइनस टैक्स फ्री इक्वल्स टू टैक्सेबल अमाउंट 24,000 हो गया। थैंक यू प्लीज़।